नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। आम नागरिक इससे जूझ रहा है। देखिए, नरकटियागंज विधानसभा की बात है, यहाँ समस्या ही समस्या है। अस्पताल की जो व्यवस्था है और जो वहाँ कार्यरत जो कर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं, जो वहाँ के मैनेजर हैं, वो एज ए गुंडा की तरह व्यवहार करते हैं। लालू यादव ही एक बिहार का ऐसा शेर है कि जो आएगा तो इससे जो है भ्रष्टाचारियों, सामंतवादियों के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। और वही लोग जो भाजपा में जाकर के वॉशिंग मशीन से धुल गए हैं, वही लोग कहते हैं जंगल राज जंगल राज। कोर्ट चोर राजनीतिक रोटी साधने के लिए, राजनीतिक अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आरजेडी के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि आरजेडी में मुसलमानों से दरी जाति बिछाया जाता है। जो एक बहुत बड़े रणनीतिक कार्य माने जाते हैं और चालू करने की बात कही जाती है, 1.25 लाख करोड़ देने की बात कही जाती है, बिहार में रोजगार देने की बात कही जाती है। पार्टी का आरोप है कि आप उस दल से जाकर गठबंधन किए हैं जिस दल के लोग मंच पर चढ़कर माननीय प्रधानमंत्री जी के माता श्री को अशब्द भाषा बोलते हैं। नहीं, वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। ऐसे कि आपको यह बात मालूम है कि अभी चुनावी सरगर्मियां तेज है काफी, और इसी बीच हमारे साथ एक आरजेडी के ऐसे नेता जुड़े हुए हैं जो पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी की ओर से प्रखंड अध्यक्ष हैं और सह भावी प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी इस बात की सर्वे की है। और आज इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या वास्तव में जो इनका विजन है, जो इनका एम है, जो इनका लक्ष्य है, जिसको ये लेकर आए हुए हैं, क्या जनता के लिए कहां तक फायदेमंद है और कहां तक कारगर है, इसी से हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका सर हमारा सर न्यूज चैनल में। सर की आज अपना बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इंडिया वेब न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम। थैंक यू सो मच सर। अभी चुनावी सरगर्मियां तेज है सर, हालांकि आप लोगों पर बहुत सारा आरोप लगता है। पहले तो इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, बट सर पहला सब सवाल है, अभी वे कौन सी सबसे बड़ी समस्या है आपके नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में जिनसे बड़े से बड़े और एक आम नागरिक इससे जूझ रहा है? देखिए, नरकटियागंज विधानसभा की बात है, यहाँ समस्या ही समस्या है। क्योंकि यहाँ बाई इलेक्शन में जीत करके जो विधायिका आई थी रश्मि वर्मा, उसके बाद वो फिर अभी विधायिका हैं। क्षेत्र में जिस तरह से उनके प्रति लोगों की जो नकारात्मक सोच है और जिस तरह से क्षेत्र में उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया, ये बहुत बड़ी मुद्दा है कि क्षेत्र में सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। आए दिन सरकारी अस्पतालों में, जो अनुमंडल अस्पताल है, मैं बराबर अपने इंटरव्यू में और कॉन्फ्रेंस में मैं ये बात कहता हूं कि यहाँ की जो अस्पताल की जो व्यवस्था है और जो वहाँ कार्यरत जो कर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं, जो वहाँ के मैनेजर हैं, वो एज ए गुंडा की तरह व्यवहार करते हैं। जिनकी व्यवहार और जिनकी मानसिकता जो है, एक अफसरशाही की जो मानसिकता होती है वो है। और यहाँ माननीय मंत्री जी, माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय विधायिका, ये लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि अनुमंडल अस्पताल में बच्चे को जन्म देते वक्त मां की मौत हो जाती है और माननीय राज्यसभा सांसद का मंत्री बगल के एक जगह पे जो है एक प्राइवेट क्लिनिक का उद्घाटन करते हैं और उनके द्वारा जाकर के सर्वे नहीं किया जाता है, वहां पर निरीक्षण नहीं किया जाता है, जांच पड़ताल नहीं लगाई जाती है,
तो ये दुखद है। इससे अगर आपके चुने हुए प्रतिनिधि अगर कार्य नहीं करते हैं, वो अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, और प्रतिनिधि जो है जा करके नहीं पूछते हैं, तो अफसरशाही तो बढ़ना है। देखिए सर, सत्ता में जो भी बैठी हुई आपके प्रतिद्वंदी हैं, इनका तो कहना है कि हम तो बिहार को जंगल राज से निकल कर लाए मंगल राज में। लेकिन आपकी बातों से तो प्रतीत नहीं हो रहा है कि वास्तव में मंगल है। जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, ये सब फालतू की बातें हैं। वही लोग सारे बलात्कारी, सारे भ्रष्टाचारी, सारे जो अपराधी हैं, सब भाग करके भाजपा पकड़े हुए हैं, और वही कह रहे हैं जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। जो लालू जी, जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, सामाजिक न्याय की लड़ाई किस तरह से लड़ी गई, और जिस तरह से सामंतवादियों के खिलाफ वो अपने आवाज को बुलंद किए और पिछड़ों को, दलितों को जगाए, अपने अधिकारों और हक हुकूक के लिए जगाए और एक आवाज दिए, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह है कि नहीं, लालू यादव ही एक बिहार का ऐसा शेर है कि जो आएगा इससे जो है भ्रष्टाचारियों, सामंतवादियों के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। और वही लोग जो है, वही लोग जो भाजपा में जाकर के वॉशिंग मशीन से धुल गए हैं, वही लोग कहते हैं जंगल राज, जंगल राज। क्या नीतीश बाबू के समय में सुशासन बाबू का तमगा पहनने वाले नीतीश कुमार, क्या उनके राज में हत्या नहीं हो रहा है? उनके शासन में हत्या नहीं हो रहा है? पटना में हत्याएं हो रही हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां उनके मंत्री जो है बहुत ही सा बयान दे रहे हैं, तो ये सब क्या है? अभी सर, अभी आप पर आरोप ये है, हालांकि सर मैं पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन सर आप समझ सकते हैं कि यह किनका आरोप है, और शायद यह वीडियो या खबर आप भी देखे होंगे। आप पर आरोप लगता है, खास पर अल्पसंख्यक जो लोग हैं बिहार के, कि ये लोग दर्री बिछाते हैं और झंडा ढोते हैं। सर, क्या आपको लगता है कि इस तरह वास्तव में आरजेडी में आप लोगों को यह करना पड़ता है? आप मेरा इशारा समझ पा रहे होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। क्या आरजेडी हमारे कारी स्वैब साहब को एमएलसी नहीं बनाई? क्या फैसल अली साहब को एमएलसी नहीं भेजी? फैसल रहमान साहब को? तो ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल अक़लियतों की और अक़लियतों के आवाज को कभी दबाने की कोशिश नहीं की गई, उनके हक हुकूक की कभी दबाया नहीं गया। वक्त का मामला हो, राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती से खड़ा रही, या 3 तलाक का मुद्दा हो, उसमें हमारी पार्टी खड़ी रही। लोग राजनीतिक रोटी साधने के लिए, राजनीतिक अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आरजेडी के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि आरजेडी में मुसलमानों से दरी जाने बिछाया जाता है। सर, ये वोटर, ऐसी बात नहीं है। अभी सर हाल ही में चंपारण में एक वोटर अधिकार यात्रा निकला था, जिसमें आपके इंडिया महागठबंधन के राहुल जी थे, आपके आरजेडी गुट से माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी थे, भाजपा माले के दिग्गज नेता थे, और इसमें मल्लाहों के नेता मुकेश सहनी वो भी थे। लेकिन सर, कहीं पर अल्पसंख्यक का चेहरा उस गाड़ी पर नजर नहीं आया। देखिए, एक गाड़ी थी राहुल जी के साथ सुरक्षा, उसके बाद राजद की तरफ से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी थे, कम्युनिस्ट की तरफ से दीपांकर जी थे। वहां किसी खास जाति समुदाय को ध्यान में नहीं रखा गया। वहां जो घटक दल के जो नेता हैं, जो गठबंधन के साथ हैं, उन नेताओं को उस गाड़ी पर रखा गया, जितने गठबंधन के लोग थे। मंच पे ऐसा तो नहीं है कि वोटर अधिकार यात्रा में मुसलमानों को अगर बैठा लिया जाता तो वोट खसक जाता, ऐसा तो नहीं है। मंच पे तो मुस्लिम बैठते हैं, लेकिन सर तेजस्वी जी के सभाओं में क्या मुस्लिम नेता नहीं जाते हैं? क्या यह यात्रा किस बात का संकेत है चंपारण में? यात्रा एक मैसेज है कि जिस तरह से चुनाव आयोग और एनडीए के बीच जो गठबंधन हुई है वोट चोरी करने की, और जो एक प्लानिंग की जा रही थी बिहार में वोट चोरी करके सत्ता को पुनः हथियाने की जो कोशिश की जा रही थी, ये वोट अधिकार यात्रा बिहार से पूरे भारत को एक मैसेज है कि ऐसे चुनाव आयोग जो दूसरे के गोद में बैठ करके अपनी गतिविधियों से चुनाव जिताने की कोशिश कर रहा है, ऐसे चुनाव आयोग और ऐसी जो मौजूदा केंद्र में सरकार है, इससे सावधान रहने की जरूरत है।
ये बिहार में जिस तरह से इन लोगों ने कोशिश की लोकतंत्र की हत्या करने की, जिसके खिलाफ जो है ये वोटर अधिकार यात्रा निकला और लोगों का जो समर्थन मिला, ये पूरे भारत के लिए एक मैसेज है। और चुनाव आयोग भी बैकफुट पे है। बिहार में सर आपको किससे खतरा है? क्योंकि एक तरफ एमआईएम अपनी कैंडिडेट को उतारने वाली है पार्टी, और दूसरी तरफ जसराज जो एक बहुत बड़े रणनीतिक कार्य माने जाते हैं, और वो स्वयं बोले हैं कि मैं कई ऐसे मुख्यमंत्री को कई ऐसे प्रत्याशी को या कई ऐसे नेता को मैंने स्वयं मुख्यमंत्री बनाया हूं। किनको आपसे खतरा है? किसी से खतरा नहीं और किसी से लड़ाई भी नहीं है। इस बार ऐसे ढोंगियों से, झूठ से और ऐसे विचारधारा के खिलाफ ये लड़ाई है जिसकी राजनीतिक शुरुआत ही झूठ फरेब से हुई थी। और सबसे ज्यादा आज के तारीख में सबसे ज्यादा बीजेपी में झूठ बोली जाती है। बिहार को छलने का काम किया जाता है, चीनी मिल चालू करने की बात कही जाती है, 1.25 लाख करोड़ देने की बात कही जाती है, बिहार में रोजगार देने की बात कही जाती है। तो कहाँ है? ये तो झूठ बोलने की बात है। तो इस प्रकार से जो बिहार की जनता है, बिहार की आवाम है, वो एक उम्मीद लेकर के इस बार वोट करेगी। चूंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से 17 महीने के सरकार में बिहार वासियों के अपेक्षा पर जिस तरह से खड़े उतरने की कोशिश किए और इसी से बरगला करके, इसी से तंग आकर के, इसी से जो है अपने आप को परेशान समझ करके नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ करके भाग गए, ताकि एक नया युवा जो है जिस तरह से निखर रहा था और बिहार के लोगों में रोजगार बांट रहा था, एक उम्मीद की किरण जगा रहा था, तो इनको लगा कि शायद ये लड़का बहुत आगे निकल जाएगा। इसलिए जो है प्लान के तहत सरकार गिराया गया और वो बीजेपी के गोद में जाकर के बैठ गए, जो जाकर के गरियाते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा यदि बीजेपी में जाऊंगा तो सर आप इतनी समस्या को बताया, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी का ये कहना है कि अमृतकाल चल रहा है, अच्छे दिन आ गए हैं। ये तो कहने के सर ऐसा अमृतकाल इस तरह का आपकी बात कह रही है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बांग्लादेश से आपके अच्छे संबंध नहीं है, नेपाल से आपके अच्छे संबंध नहीं है, श्रीलंका से अच्छे संबंध नहीं है, पाकिस्तान से अच्छे संबंध नहीं है, चाइना से अच्छे संबंध नहीं है। ये अमृतकाल है, ये अमृतकाल नहीं है। देश के अंदर चुनाव करा रहे हैं, ये अमृतकाल है। अगर इसको अमृतकाल कहा जाता है तो इससे बेहतर कहीं रावण राज होगा, जहां महिलाओं का सम्मान होता था, जहां दलितों पर अत्याचार नहीं होता था, जहां लोगों को सम्मान की उम्मीद थी। लेकिन यहाँ तो जिस नेता को और जिस भी बीजेपी का जो विंग है, जो बीजेपी के लिए काम करता है, आरएसएस, बजरंग दल, जो भी ये है, जब चाहते हैं लोग मॉब लिंचिंग करते हैं। आप सर तो कह रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान नहीं होते, और हम तो हाल ही में देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति महिला है, और यहाँ तक कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थी ये भी हमारी महिला है, और आप तो कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। अब क्या चाहिए? इतने राजनीतिक पद पर देखिए, कहना तो ये भी है कि यहाँ बहुत सारे पुलिस चौकी है जहाँ की इंस्पेक्टर महिला भी है, बहुत जगह जिला है जहाँ की एसपी महिला है, बहुत जगह जिला है जहाँ डीएम महिला है। लेकिन अधिकार की बात क्या होती है कि जो निचले स्तर, देखिए समानता की बात जब होती है, जब समाजवाद की बात होती है, समरसता की बात होती है, तो आप अगर यहाँ बैठे हैं, किसी मंच पे बैठे हैं और उस सभा में, उस लाइन के सबसे आगे कड़ी, सबसे पीछे कड़ी में जो इंसान खड़ा है, अगर वो आदमी आकर के यहाँ आपके पास बैठ जाए, यही लोकतंत्र है, यही समानता है, यही समाजवाद है। विपक्षी पार्टी का आरोप है कि आप उस दल से जाकर गठबंधन किए हैं जिस दल के लोग मंच पर चढ़कर माननीय प्रधानमंत्री जी के माता श्री को अशब्द भाषा बोलते हैं। नहीं, वहां राहुल गांधी थे, वहां हमारे नेता तेजस्वी जी थे, लेकिन सर मंच आपका था, मंच मेरा था। तो इसका मतलब क्या? अनुराग ठाकुर मंच से खड़ा होकर के कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, डॉट है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हमारे प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर के किसी की मां को कहते हैं जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इटालियन, उस बेटे पे क्या बीतती होगी जिसके मां के बारे में शब्द कहा गया हो, और एक सरफिरा आदमी आकर के, सरकार आपकी है
हुकूमत आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। और आप आकर के रो रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, इससे बरगला करके जो है लोग कहेंगे कि नहीं हमारे प्रधानमंत्री की मां को सब कहा गया है। खेद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम हो, आप हो या दुनिया का कोई इंसान हो, हर किसी को सबकी माँ की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, कदर करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए। लेकिन ये किसी पर आरोप लगा देना बेबुनियाद कि इनके मन से गाली दी गई, ये कहीं से सही नहीं है। राजनीतिक रोटी साधने के लिए सिर्फ ये आंदोलन बिहार में एक दिखावा किया गया, आगामी चुनाव में इसको साधने के लिए, बाकी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जो गाली दिया है उस पर कार्रवाई करे। और बीजेपी के नेताओं से भी हमारी अपील है कि भैया आप लोग अपने जुबान पर भी लगाम रखिए, आप लोग भी मर्यादा में रहिए, किसी के मां के बारे में सब कहना बंद करिए। कोर्ट चोर गद्दी चोर, किसको आप सर कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को या किसी और व्यक्ति को? प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं, बीजेपी को कह रहे हैं। जिस तरह से बिहार में खेल हुआ, ये बहुत पहले से लोकसभा में भी आवाज उठते रहा, विधानसभा में बहुत जगह आवाज उठा कि बीजेपी जो है वोट के साथ छेड़छाड़ कर रही है। लेकिन बिहार में तो असली चेहरा खुल गया। क्या सर आपको लगता है? एक जगह 3 आदमी का नाम, जो आदमी जिंदा है मरे हुए में, उसका नाम काट दिया गया। क्या सर आपको लगता है कि इस तरह के स्लोगन से कुछ विपक्षी पार्टी पर या इलेक्शन कमीशन पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। तो फिर जनता की अदालत है, तो फिर कोर्ट कहाँ गया? जनता की अदालत है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जनता मालिक है। जनता चुन करके आपको बैठाई है अपने विकास के लिए, काम के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए आपको बैठाई है, न कि वोट चोरी करके लोकतंत्र का गला घोंट करके सत्ता में भोग विलास करने के लिए आपको बैठाई है। आप सत्ता से नहीं जाना चाहते हैं। एक कहावत है कि सत्ता वो रोटी है जिसको नहीं पलटिएगा तो वो जल जाएगी। सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। रोटी को एक साइड से पकाइएगा, रोटी नहीं पकेगी, जल जाएगी। दोनों तरफ पलटना जरूरी है, पक्ष का भी आना जरूरी है, विपक्ष का भी आना जरूरी है। लेकिन बिना जनमत के, बिना जनाधार के अगर आप लोकतंत्र का हत्या करके इलेक्शन कमीशन को मेल में लेकर के आप चाहते हैं कि हम सत्ता में बैठ जाएं, तो ये लोकतंत्र का हत्या है। और ये सीधे जो है गलत तरीके से सत्ता में बैठ करके भोग विलास करने का एक तरीका है। AIM से सर थोड़ा आपसे बातचीत हो जाए सर। AIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुनः एंट्री मार चुकी है इस राजनीतिक चुनावी दंगल में। बिहार की बात कर रहा हूं सर। और हाल ही में उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब थे, राणा रंजीत जी थे, आदिल हसन साहब थे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ढोल बाजा के साथ गए थे। आप ही के पूर्व माननीय उप मुख्यमंत्री के दरवाजे पर आइए, हमसे आप गठबंधन कर लीजिए। क्या लगता है वजह क्या है सर न करने? क्या आरजेडी को डर है कि कहीं मेरा अपना वोट न कट जाए, या अगर संगठन कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी? देखिए, आरजेडी को किसी से डर नहीं है। आरजेडी अपने दम पे चुनाव लड़ती है, अपने दम पे अपने संगठन को मजबूत की है। आरजेडी को किसी से डर नहीं है। आरजेडी का जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, ये बेहद ही मजबूत है। और इसमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो सिर्फ एक कौम की बात करती है। ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन, ये सारे लोगों की बात करती है, विकास की बात करती है, A to Z की बात करती है। लेकिन सिर्फ मैं एक मुस्लिम कार्यकर्ता हूं आरजेडी का, और मैं ये कहूं कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ, तो शायद ये गलत होगा। एक नेता के हैसियत से ये जवाबदेही होती है कि आप जात की राजनीति न करें, आप जमात की राजनीति करें, आप हर एक समुदाय की राजनीति करें। जो दबे कुचले जो लोग हैं उन लोगों की आवाज बनिए। ओवैसी साहब के बारे में मैं ये भी बता रहा हूं, अच्छे पढ़े लिखे, बहुत रजिस्टर है, वक्ता है, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। लेकिन एक चीज है कि संगठन की बात आती है, संगठन में जीरो हूं। वो उस जगह पर लड़ना चाहते हैं जहां पे मुस्लिम वोट का जनाधार ज्यादा है। इससे साबित होता है कि वो सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। जहां पर मुसलमानों का जनाधार ज्यादा है वहां वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वहीं वो सीट लड़ना चाहते हैं। लग रहा है कि सर इस बार वो उनको सबसे पहले अपनी कमेटी को दुरुस्त करने की जरूरत है। एक ऐसी कमेटी हर ब्लॉक में, हर पंचायत में हो
जो ओवैसी शहर के एजेंडों की प्रचार करे, उसमें हर तबके, हर समुदाय के लोगों, हर एक जो सेकुलर विचारधारा है, उस विचारधारा के उनके कार्यकर्ता हों, लोगों में एक माहौल बनेगा, लोगों में एक माहौल बनेगा, इम्पैक्ट बनेगा कि नहीं तेजस्वी साहब सेकुलर विचारधारा के हैं। तो कहीं ना कहीं ये कमी है। लेकिन सर कयास लगाया जा रहा है जिस विधानसभा से आप प्रत्याशी होंगे, टिकट देगी आरजेडी, इसी विधानसभा में AIMIM अपनी प्रत्याशी उतारेगी, क्या लगता है दिक्कत होगी सर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार भी रालोसपा के साथ AIM का गठबंधन था, देखिए कितना वोट मिला। 5-5 मुस्लिम कैंडिडेट लड़े हुए थे इंडिपेंडेंट, पप्पू जी के पार्टी से भी लड़े हुए थे, लेकिन मुसलमानों ने वोट नहीं किया। मुसलमानों को आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए, जो मुसलमानों की आवाज मजबूती से उठा सके। बाकी आगे क्या होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी मौजूदा हालात में बिहार की पहली पसंद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जिनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। मिलजुल करके चुनाव होगा इस बार, और हम लोग इस बार सत्ता में आएंगे। इंडिया गठबंधन इस बार सत्ता में आएगी। AIM 20 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जिसमें से 5 विधायक उनके बनते हैं, जिसमें से 4 आप लोगों के पास विधायक आ जाते हैं। तो सर AIMIM बीजेपी की बी टीम कैसे? देखिए, सत्ता में कोई भी विधायक, किसी भी इंडिपेंडेंट विधायक की मैं बात कर रहा हूं, या छोटे दलों के जो विधायक जीतते हैं, उनका मंशा होता है कि हम उस दल को अपना समर्थन दें ताकि उस दल से क्षेत्र का विकास हो सके। उस दल के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे क्षेत्र का विकास हो जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट तो AIM की नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट की नीतीश कुमार की और तेजस्वी जी की। तो अगर वो लोग आए तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए आए, कि ताकि सरकार में जुड़ करके हम रहेंगे, क्षेत्र का विकास होगा। तो ये तो पॉजिटिव माना जाएगा, इसको निगेटिव नहीं माना जाएगा। सर आपको नरकटियागंज में वर्मा परिवार ने काफी लंबा समय तक यहाँ पर शासन रहा उनके दौरान, क्या आपको लगता है कि इस बार कि चूंकि यहाँ पर लोकसभा सांसद भी हैं, यहीं पर आपके विधायक जी का भी आवास है, और कुछ किलोमीटर के दूरी में भी विधानसभा सांसद का भी आपका निवास स्थल है, और सिकटा के विधायक भाकपा माले के जो है विधायक, उनका भी आपका यहाँ पर निवास स्थल है, और रामनगर के विधायक जी का भी यहाँ पर निवास स्थल है, कि लगभग 4 विधायक और 2 सांसद लोगों का है। क्या लगता है कि इन लोगों के योगदान से अगर नरकटियागंज जितना चमकना चाहिए, क्या मतलब होना चाहिए था, हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, एक कहावत है हमारे ज्यादा NDA के यहाँ पे, NDA से जुड़े प्रतिनिधि यहाँ पे, वो एक अल्लामा इकबाल का यह है कि बर्बाद गुलिस्ता के खातिर एक उल्लू काफी है, जब हर साथ के उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। एक प्रतिनिधि रहे, वो काम करे, उससे लोगों की अपेक्षाएं हो। यहाँ तो है कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो, मैं क्यों करूं, उनके पास जाइए, मैं क्यों करूं, उनके पास जाइए। तो जनता से हमारी अपील है, इस बार बदलिए, इस बार बदलाव की जरूरत है। बदलाव होगी तभी आपके हॉस्पिटल का व्यवस्था सुधरेगा, नरकटियागंज का विधानसभा का जो आधार मूलभूत जो यहाँ की जरूरतें हैं ये सुधरेंगी तब, जब यहाँ एक सशक्त और मजबूत जो है उम्मीदवार को आप प्रतिनिधि अपना बनाइएगा, विधानसभा जिता करके भेजिएगा, दो काम करेगा आपको। 2025 फिर से नीतीश, क्या आपको लगता है कि ये क्या यह वाक्य वाकई में लिखित रहेगा कि इस पर कुछ असर? वो तो कैसे बोला 2025 फिर से नीतीश, उसके बाद बिहार फिनिश। मुख्यमंत्री अचेत हैं, ये बिहार की एक जनता जानती है कि मुख्यमंत्री अचेत है। इस बार मुख्यमंत्री वो बने, बिहार फिनिश हो जाएगा। वो राष्ट्रगान में खड़े हो रहे हैं, महिलाओं के बारे में अशब्द बोल रहे हैं, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। बिहार को मजबूत मानसिक वाले, मजबूत स्थिति वाले नेता की जरूरत है, जो हमारे नेता तेजस्वी जी में है। लालू यादव में और तेजस्वी यादव जी में क्या समानता है? समानता है, देखिए वो उनके रक्त पुत्र ही नहीं है,
लालू यादव के तेजस्वी जी सिर्फ रक्त पुत्र नहीं है, उनके विचार पुत्र भी हैं। जिस तरह लालू प्रसाद यादव जी कभी सामंतवादियों से और कभी ऐसे लोगों से समझौता नहीं किए जो कट्टरपंथ हो, जिसका जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं रखता हो, वही चीज है। तो लालू यादव का जो विचार है वही हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी का विचार है। ये वोट चोर और गद्दी चोर, क्या इस बात को शक है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में भी यही वाक्य पर विपक्ष पार्टी काम करेगी या कहीं और के लिए आप यह वाक्य लगाए? बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। वोट चोर गद्दी छोड़ नारा जब से निकला है, स्लोगन ये आया है, तब से हर एक गांव में बच्चा के जुबान पे है वोट चोर गद्दी छोड़। किसी से पूछिएगा वोट चोर गद्दी छोड़ किसको कहा जा रहा है, बता देगा किसको कहा जा रहा है। जी सर, ये तो इलेक्शन भी डिपार्टमेंट पर है, आपको आरोप लगाना चाहिए, लेकिन आप अपने विपक्षी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि किसी आने बिल्ली। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब इलेक्शन कमीशन से सवाल की जाती है तो बीजेपी का प्रवक्ता जवाब क्यों देता है? इलेक्शन कमीशन को जवाब देने दो। तो कोई सवाल विपक्ष इलेक्शन कमीशन से करता है कि SIR हो रहा है, सही तरीका से नहीं हो रहा है, मरे हुए जो जिंदा हैं उनका नाम मरे हुए लिस्ट में, जो मरे हुए हैं उनके जिंदा लिस्ट में नाम जा रहा है, तो बीजेपी का प्रवक्ता आगे जवाब देता है। तो इससे किसको कहा जाएगा वो वोट चोर गद्दी छोड़? डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर सर, तो ईवीएम से तो खतरा आपको लग रहा होगा। खतरा है, लेकिन इस बार महागठबंधन का एक कार्यकर्ता सक्रिय रहेगा, तत्पर रहेगा, और इस बार चलने वाला नहीं है। क्योंकि इस बार जो कहा जाता है ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक है, तो इस बार जनता के सामने कोई टिकने वाला नहीं है और इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये तख्ता पलट हुआ आपको श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में, इसका प्रभाव यहाँ पर क्या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे मुल्क में इस तरह से तख्ता पलट हो। वो किसी भी लोकतंत्र के लिए वो बहुत ही बुरी चीज है, बहुत ही गलत चीज है। तख्ता पलट नहीं होनी चाहिए। जब 5 साल आए, चुनाव हो, अगर करप्शन में कोई संलिप्त हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से बर्बरता करना और तख्ता पलट के नाम पे किसी भी मुल्क में गुंडागर्दी करना, ये कहीं से सही नहीं है। हमारा मुल्क है, अमन चैन वाली मुल्क है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे लोग एक साथ रहते हैं और एकता में अखंडता है, अखंडता में एकता है। सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन वो चुनाव के वक्त जनता सभी लोग जो प्रत्याशी के दावेदार कह रहे हैं, जनता सबको यह बात कह रही है कि ये लोग सिर्फ चुनाव में सामने आते हैं और नजर आते हैं, और हम लोग चिंता होती है इन लोगों के चुनाव में। देखिए बता रहे हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, तो उनसे जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। क्योंकि उम्मीदवार वादा करते हैं ज्यादा और वो तत्पर रहते हैं, उम्मीदवारी पेश करते हैं, वो ज्यादा तत्पर रहते हैं। कहीं एक कॉल पे जाते हैं या कहीं से कॉल ना आए फिर भी वहां उपस्थित रहते हैं, अपनी सहभागिता हर जगह निभाते हैं, अपनी उपस्थिति हर जगह देते हैं। तो इससे लोगों में एक सकारात्मक विचार आता है कि ये आदमी जो है सही है, सच है, हर जगह आता है। लेकिन वही लोग जब जीत करके सत्ता पर बैठते हैं, वही लोग जब कुर्सी पर बैठते हैं, तो वो चुप जाते हैं, जनता को समय नहीं देते हैं और वो अपने आप को विधायक समझ लेते हैं। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में जनता मालिक, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको जनता सत्ता पे बैठाना जानती है और उठा करके फेंकना भी जानती है। क्योंकि जो वोट का जो अधिकार है, मताधिकार है, इससे गोली चलाने की जरूरत नहीं है। लालू जी का कहना है ना, छोट का राज मतलब वोट का राज। अगर आप अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं तो आप वोट दीजिए और बड़ा बनिए। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप बदलाव ला सकते हैं। आपको कहीं बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, पुलिस से मारपीट करने की जरूरत नहीं है, सेना पर पत्थर चलाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सही तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करिए, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदल सकते हैं। चुनाव आ रहा है, आपके वोटर्स लालू यादव, तेजस्वी यादव जी को देखकर वोट दे या यहाँ पर खड़ा हुए प्रत्याशी को देखकर वोट दे? देखिए, ये बहुत बड़ी सवाल है। मेरे ख्याल से लोगों के दिमाग में 2 बातें चलती हैं। बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि मेरा प्रत्याशी अच्छा है, मैं इसको वोट दूंगा।
बहुत जगह ऐसे होता है कि सत्ता परिवर्तन करना है, क्योंकि मैं इनको वोट दूंगा सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, मैं इनको वोट दूंगा सत्ता परिवर्तन होगा। तो आप लोगों के विचार को बदल नहीं सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जबरदस्ती किसी पर थोप नहीं सकते हैं कि आप ये करिए। लेकिन पार्टियों को भी सोचनी चाहिए, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, सोचना चाहिए कि बेहतर कैंडिडेट उतारें जो जनता को पसंद हो, जिस पर जनता जो है खुशी खुशी वोट करे। मतलब कि सर आपका तो कहना ये है कि हाँ कि ये पार्टी पर डिपेंड करता है कि मैं किसको टिकट दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या इस बार आपको लग रहा है, मैं इस नगड़िया में विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, इंडिया महागठबंधन बोर्ड से प्रथम प्रत्याशी उतारेगी या प्रत्याशी कहीं का और कैंडिडेट कहीं का? बिल्कुल, मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्याशी वही उतारे, कोई भी गठबंधन जो लोगों को पसंद हो। लोग जो दल की जो बात है, जो पार्टी की जो बात है, उस पार्टी का जो एजेंडा है, जिस एजेंडे पे चुनाव लड़ रही है पार्टी, सारे लोग जानते हैं कि आरजेडी सत्ता में आएगी तो उनका एजेंडा ये होगा, बीजेपी आएगी उनका एजेंडा ये होगा। लेकिन पार्टी को भी, गठबंधन को भी गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। किसी ऐसे कैंडिडेट को नहीं देना चाहिए टिकट जिसको क्षेत्र की जनता जो है एक कड़वा जहर की तरफ पीने की कोशिश करे और बाद में पछताए। पहले फिगर आता है, पार्टियां सर्वे कराती हैं, पार्टियां हर तरह से तलाश करती हैं अच्छे कैंडिडेट की, तो पार्टी भी कोशिश करे कि बेहतर से बेहतर कैंडिडेट हो, उनको ये करे। आप हमको बता रहे थे कि आप भी जो है यहाँ से प्रत्याशी के तौर पे ये है, तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी का कहना था कि जो भी कार्यकर्ता है उनका हक बनता है, कार्यकर्ताओं को हक है कि जब चुनाव आए तो वो टिकट मांगे, उनको हक है। क्योंकि 5 साल हम लोगों ने दल को मजबूत किया है, मेहनत किया है, विभिन्न कार्यक्रमों को हम लोगों ने कराया है दल के बैनर पे, तो हमने भी अपना बायोडाटा दिया है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं एक प्रखंड अध्यक्ष हूँ, ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, दल मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं दल से नाराज हो जाऊंगा, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जाऊंगा, या जो दूसरे प्रत्याशी आएंगे दल के द्वारा भेजे जाएंगे मैं उनका विरोध करूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, टिकट मुझे मिले तो मैं लड़ूंगा। टिकट यदि दूसरे प्रत्याशी को मिलता है तो मैं उनके साथ तन मन धन से ईमानदारी से लड़ करके उनको जिता के देने का काम करूंगा। सर एक जनता के बीच में हमने सर्वे किया है इस बात के लिए कि जनता का एक मूड ये भी बना हुआ है, जनता का एक मानसिकता ये भी है, भैया मुझे उस पार्टी को वोट देना है, चाहे वो किसी भी प्रत्याशी को टिकट दे या सीट दे। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बीजेपी में चलता है, बीजेपी में इसलिए चलता है कि बीजेपी जात पात करती है, जात पात वाली पार्टी है। हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है, वो एट लास्ट जो है। अभी यहीं पे मैं उस भाषण को लाइव सुना था, अमित शाह जी आए थे और यही रेलवे मिडिल स्कूल में, और उन्होंने भाषण दिया कि अगर आप लोग महागठबंधन को वोट करते हैं, अगर उनकी सरकार बनती है तो सरकार तो यहां बनेगी लेकिन पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये तो स्पष्ट हो गया ना कि आप पोलराइजेशन करना चाहते हैं, आप अपने पार्टी को पोलराइज करके जिताना चाहते हैं। तो ये बीजेपी करती है, हमारे दल के नेता इस तरह का स्टेटमेंट कभी नहीं देंगे। सर दिक्कत क्या है, चाहे पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, या आपका श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, विदेश नीति फेलियर है। आप शेख हसीना को बुला करके भारत में शरण देते हैं और वहां हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार होता है, जवाब कौन देगा? विपक्ष, आपको जवाब देना पड़ेगा। कि आप वहां से भगौड़ी प्रधानमंत्री को आप अपने यहाँ बैठा करके बिरयानी खिलाते हैं प्रधान वहां, और वहां जो है आप वहां अल्पसंख्यक भाइयों के साथ अत्याचार होता है। सर तो कोई ना कहीं सर वे वहां की प्रधानमंत्री है तो जिम्मेदारी तो बनती है पड़ोसी राष्ट्र का, खिदमत करे, सेवा करे, बचाए, देखे। देखिए बता रहे हैं, कोई भी विदेश पॉलिसी हो, कोई भी विदेश नीति हो, उस नीति को बढ़िया से समझने की, लागू करने की जरूरत है। आप शरण दिए, वो यहाँ आई, लेकिन वहां जो दंगा हुआ, वहां जिस तरह से अराजकता फैलाई गई, उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? आप बुला लेते श्रीलंका वाले को भी, बुला लेते अभी ओली को, केपी ओली को बुला लेते यहाँ, केपी शर्मा ओली को बुला लेते यहाँ।
अच्छा सर, तो हम लोग यदि करप्शन की बात करें तो करप्शन करप्शन से सबसे ज्यादा निचले तबके के लोग जूझ रहे हैं, चाहे ब्लॉक हुआ, थाना हुआ, क्या हॉस्पिटल हुआ, क्या और आपके यहाँ इसकी स्थिति क्या है? क्योंकि आप हमेशा यहाँ पर जाते हैं और आप प्रखंड अध्यक्ष हैं और आपसे जुड़े जो निचले तबके के लोग हैं, आपके कार्यकर्ता हुए, वोटर हुए, सपोर्टर हुए, हो सकता है कि उसकी समस्या लेकर आते हैं, हमेशा आते हैं। लेकिन जिस तरह से सिस्टम निरंकुश हो गया है, सत्ता में सरकार भी निरंकुश हो गई है, ज्यादा दिन सत्ता में बैठने से सत्ता निरंकुश हो जाता है। जो प्राधिकारी हैं उनकी अफसरशाही चरम सीमा पर हो जाती है, वो छोटे लोगों की बात नहीं सुनते हैं। तो अभी जो व्यवस्था है, वो कानून का व्यवस्था ये है कि वो एक मकड़ा का जाल है, कीड़े मकोड़े आते हैं, तोड़ के निकल जाते हैं और मूस माछी जो है उसमें फंस जाती है। छोटे लोग हमेशा दब जाते हैं। तो छोटे लोगों को अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है इस बार इस चुनाव में। छोटे लोगों को वोट के मार से और वोट के प्रहार से जो है सत्ता परिवर्तन करना है अपने लिए, ऐसे के लिए। चुनाव आ रहा है सभापति सर, आप जनता को तो क्या कहना चाहेंगे? आप अपने विधानसभा क्षेत्र से उस जनता को जो जनता हमेशा वोट देती है और फिर भी बाद में वो कहती है कि हमसे गलती हो गई, क्या कहेंगे आप उनको? देखिए, मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नरकटियागंज जो विधानसभा है, एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे विधानसभा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है और बहुत अच्छे विचारधारा वाले यहाँ के लोग हैं और सारे लोग यहाँ की यही पहचान है। हर तबका, हर समुदाय आपस में मिलजुल करके रहता है। और इससे पूर्व में भी जो है यहाँ पे बीजेपी के प्रतिनिधि पहले से रहे हैं, एनडीए गठबंधन के यहाँ पे जगह प्रतिनिधि हैं। इस बार हमारी अपील है कि महागठबंधन समर्थित जो है उम्मीदवार इस बार आपके बीच होंगे। 2025 के चुनाव में आप लोग अपना बहुमूल्य वोट महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को दें, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन संबंधित और नरकटियागंज की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निकलने के लिए एक बेहतर परिवर्तन जरूरी है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट करें और विजयी बनाएं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, आपको बहुत बहुत समय दिए। तो ये थे हमारे जनाब गुलाम कादिर साहब, नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की ओर से आरजेडी के लिए पूरी एड़ी चोटी एक कर दी है और ये हमेशा इनके पास समय नहीं था हम लोग को समय देने के लिए, चूंकि हमेशा फील्ड में ही इंगेज रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। और सबसे पहली बात है कि जो भी निचले तबके के लोग हैं उनकी बातों को काफी सुनते हैं और जहां तक इनसे निदान होने वाला होता है हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। चलिए, तो देखते हैं इस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में क्या एक आम जनता की मंशा है, इनका आशा है कि वास्तव में कि क्या किस बेस पर हम वोट दें। क्या यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की ओर से कुछ अलग पासा फेंका जाएगा या पुनः एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी, ये तो जनता के हाथ में तय है। हाँ, लेकिन जनता बदलाव चाहती है, चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक हो या राजनीतिक हो। चलिए, तब तक के लिए ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।